Hey guys, welcome to Devbhoomi Career Point. I hope you all are doing great. तो देखिए दोस्तों, आर ओ प्री एग्जाम के लिए आप लोग प्री प्रिपेयर्ड हो गए होंगे और यकीन मानिए दोस्तों, ये एग्जाम आपका बेहतरीन होगा और आसानी से इस एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे। अब देखिए, प्री एग्जाम तो अभी आपका केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बाद इसमें मेंस होना है आपका आर में। मेंस के बेस पे ही आपकी फाइनल मेरिट इसमें बननी है। तो ये पहला सफर है जो कि काफी ज्यादा यादगार रहेगा आपको और बहुत अच्छे से आप इस सफर में जाएंगे। तो आपने आपको देखिए सेल्फ मोटिवेट रखे और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल भी ना होने दीजिएगा, क्योंकि ये दो ऐसे स्तंभ होते हैं जो एग्जाम हॉल में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आसानी से जाइए, बस एक दो दिन रह गए एग्जाम में। और थोड़ा एक्साइटमेंट होनी चाहिए एग्जाम की, कभी भी हो। नर्वसनेस से अच्छा है कि आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि एग्जाम में जाना है और एग्जाम को क्रैक करके आना है, ठीक है। बाकी यार, अब एक दो दिन रह गए, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं देखी थी आर ओ की जीएस वाली, वो लोग अभी भी देख लो। एक दिन बचा है, एक दो दिन में आप देख सकते हो। 10 टेस्ट हैं इसमें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी जो मैं आपको ये रीजनिंग की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, ये आपका ग्रुप सी के आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि स्नातक स्तरीय परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा, उसके अलावा भी जो आगे के एग्जाम होंगे ग्रुप सी के, उसके लिए महत्वपूर्ण है ये रीजनिंग वाली टेस्ट सीरीज। इसको आप फॉलो करते रहिएगा। आज देखेंगे रीजनिंग का टेस्ट नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, हालांकि देखिए आर में कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, बट आपका जो ग्रुप सी का पेपर होता है ना, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा मैथ का। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आएंगे केवल, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ग्रुप सी के एग्जाम में। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है, प्रिंसिपल गुणा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको आर बोलते हैं, ठीक है, गुणा टी होता है समय, और बट्टा ये हो जाता है 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसको निकाल लीजिए, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो थोड़ा पेन को यहाँ पे बारीक कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा थिक हो रही है पेन। ठीक है, ब्लू में कर लेते हैं, तब सही लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा सूत्र हो गया, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा है भैया 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये मूलधन है। दर कितनी है, 6% है। और समय कितना है, 9 महीने। अब देखिए, समय तो वर्ष में ही लेते हैं, तो 9 महीने को हम 9/12 भी लिख सकते हैं ना, 9/12। ठीक है, और ये बट्टा 100 हो जाता है। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 12 पहले से नीचे, तो उसको नीचे ही रहने दीजिए। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, दो जीरो से दो जीरो यहाँ पे कट कैंसिल हो गए। 3 दूना 6, या 6 एकम 6 हो गया, 6 दूना 12, दो यहाँ पे हो गया। 100 में अगर दो का भाग देते तो 2 एकम 2, और ये 50 हो गया। 50 को 9 से गुणा करते तो 9 पंचे 45, यानी कि 450 रुपये इसमें क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, तो ये आपका निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। आंसर हो गया एक्स का, ऑप्शन ए, 450 रुपये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जहां पर भी महीने दिए होंगे, महीने वाले पोर्शन को आप अपॉन 12 करेंगे, क्योंकि दर हमेशा साल की होती है ना। तो यहाँ पे 9 मंथ दिया था, तभी 9/12 किया मैंने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, आपको एक यहाँ पे दिया होता है ये को, जो मैंने आपको बीच में कराया था, लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला। ठीक है, मिसिंग नंबर्स वाला। इसमें एक पैटर्न होता है निश्चित, उसके आधार पे आंसर निकल रहा होता है। तो इसको देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। ठीक है, तो करके देखते हैं। 9 8 8 144। तो 9 8 8 144, तो यहाँ पे कर क्या रहा है देखिए ये, कि 9 8 9 8 72। 72 और 8 नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है फर्स्ट वाले में, यार 9 धन 8 कितना हो जाता है, 17। 8 और 9 17। 17 धन 1 18। 18 गुणा 8। ठीक है, 18 जो है नीचे है, 8 ही है। तो ये हो जाएगा आपका 18 गुणा 8, 144। ठीक हो रहा है। ऐसा यहाँ पे भी करके देखिए, 11 और 12 जोड़ा कितना हो गया, 33। ठीक है, 33 और धन 1 कितना हो गया, 34। 34 गुणा 8 किया हमने, कितना हो जाता है, तो 11 और 12 माफ कीजिएगा, 23 होता है। 23 में एक जोड़ेंगे 24। 24 गुणा 8 करेंगे तो 8 चक्को 32 की 2, और 8 दूनी 16 3 19, 192। सही है भाई। इसमें कर क्या रहा है देखिए, जो ऊपर के दो नंबर है ना दोस्तों, इनको आपस में ऐड कर रहा है वो। इनको आपस में ऐड करने के बाद इसमें +1 और ऐड करा, जैसे कि देखिए 10 धन 11। 10 और धन 11 कितना हो गया हमारा, 21। फिर इस 21 में एक और ऐड कर रहा है, ये 22 हो गया। अब इस ऐड जो ऐड किया हुआ नंबर है, इसको ये इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, नीचे वाले से। तो 22 गुणा जब हम 8 करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 22 8 8 दूना 16 की 6, और 8 दूना 16 1 7 17।
176, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे इसको किया जा रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी? तो प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए देखिए आकृति बना लेते हैं भाई। ये आकृति यहाँ टच हो जाएगी, ये आकृति यहाँ टच हो जाएगी, और ये दो जो है हमारे लाइंस ये ऐसी हो जाएगी। यानी कि टोटल जो आकृति है भाई जो इसको पूरा कर रही है वो आकृति हो जाएगी हमारी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, डी वाला जो है ये बिल्कुल सही है। इसमें डी वाला पोर्शन इसको पूरा कर रहा है, ये वाला ही, क्योंकि ये वाला पोर्शन चाहिए ना हमें, तो ये वाला पोर्शन इसको पूरा कर रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में रहने वाले नरेश ने नीना कुमारी से कहा कि जो प्रेम है इलाहाबाद में रहता है, सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है। यदि सुरेश की मां नरेश की पत्नी हो तो प्रेम का नरेश के साथ क्या संबंध है? तो ध्यान से समझिए भैया, देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया उसने। लखनऊ में रहने वाले नरेश ने नीना कुमारी से क्या कहा? ये मान लीजिए ये नरेश है, ठीक है, नरेश यहाँ पे मान लेता हूं मैं। नरेश ने किसको बोला? नीना कुमारी को बोला। नीना कुमारी को क्या बोला नरेश ने? प्रेम जो इलाहाबाद में रहता है सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है। ठीक है, प्रेम, यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रेम, प्रेम जो इलाहाबाद में रहता है वह सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है। तो सुरेश के पिता जो होंगे ना, सुरेश के पिता जो होंगे वो प्रेम के पिता भी होंगे। ठीक है, देखिए कितने यहाँ पे चालाकी से प्रश्न को घुमाया। जो नीना कुमारी से कहा कि प्रेम जो इलाहाबाद में रहता है सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है, यानी कि सुरेश छोटा भाई है, प्रेम सबसे बड़ा पुत्र है पिता का, तो पिता यहाँ पे आ जाएंगे, ये पिता हो गए। ठीक है, ये दोनों ही पिता के पुत्र हैं, सुरेश और प्रेम, जिसमें प्रेम बड़ा है सुरेश छोटा है। ठीक है, और यदि सुरेश की माँ नरेश की पत्नी हो, सुरेश की जो माँ है, ठीक है, सुरेश की जो माँ है यानी कि प्रेम और सुरेश दोनों की माँ जो है, ये अगर नरेश की पत्नी हो, नरेश की पत्नी है, तो प्रेम का नरेश के साथ क्या संबंध हो जाएगा? ठीक है, तो प्रेम का नरेश के साथ क्या संबंध होगा? तो अगर हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, जो ये बात बोली जा रही है ना, ध्यान से अगर इसको समझेंगे। नरेश ने नीना कुमारी से कहा कि जो प्रेम इलाहाबाद में रहता है सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है, और सुरेश की मां नरेश की पत्नी है। तो नरेश की पत्नी के ये दोनों पुत्र हैं, सुरेश और प्रेम, और पत्नी का जो पति है वो नरेश है, यानी कि नरेश सुरेश और प्रेम का पिता है। ठीक है, तो प्रेम का नरेश के साथ क्या संबंध हो जाएगा? पुत्र का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े चालाकी से घुमाए, थोड़ा समझना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों को। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं, और कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो न तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और न ही दूरदर्शन पे समाचार देखते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा वेन आरेख का प्रयोग करना पड़ेगा भैया। हमने वेन आरेख बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 62% लोग क्या है, ध्यान से समझ, देखिए इसमें आपका ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला भी लगेगा। देखिए 62 जो हमारे, देखिए अगर हमको ए यूनियन बी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करते हैं ना। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाता है हमारा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें, देख लिए 62 लोग दूरदर्शन को देखते हैं, 62 लोग तो ऐसे हैं जो दूरदर्शन को देखते हैं, प्लस 44 लोग ऐसे हैं जो कि समाचार पत्र को पढ़ते हैं, 44%। ठीक है, और 24% ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं, यानी कि 24 इसमें कॉमन है। ए हो गया 62%, बी हो गया 44%, और माइनस जो हो गया 24% इसमें कॉमन है। ठीक है, तो 24 इसमें से माइनस हो जाएगा, बस इसको आप जोड़ लो। तो 62 और प्लस 44 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 2 6 और 6 4 10, यानी कि ये हो जाएगा 106। 106 में से अगर मैं 24 घटाता हूँ तो 106 में से 24 घटा के मेरे पास बचेगा कितना? 82। 82% ऐसे हैं भैया जो किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी कि 82% एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और बचा हमारा 100 में से कितना प्रतिशत? अब जो कि कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो 82 को 100 में से घटा देंगे, बस ऐसे लोग हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो 100 में से 82 जब मैं घटाता हूँ तो हमारे पास बचता है 18%। ठीक है, तो 18% ऐसे लोग हैं भैया जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन को देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए आप लोग? तो इसको आप घटा के भी अगर कर सकते हैं तो घटा के भी देख सकते हैं इसमें से। ठीक है, वैन आरेख से भी कर सकते हैं इसको, और ऐसे भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे,
सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट में टोटल 8 टीमें हैं, वो 8 टीमें एक दूसरे से कितनी बार भिड़ेंगी, अगर एक एक मैच भी खेला जाए तो, एक एक मैच भी खेला जाए तो वो 8 टीमें एक दूसरे से कितने बार भिड़ेंगी, यानी टोटल कितने मैच होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, यही सेम पैटर्न यहाँ पे भी इसमें फॉलो होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है n × n - 1/2। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। n जहां पर होता है जो कि व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करता है, n बराबर क्या है, व्यक्ति या मैच। देखिए टूर्नामेंट की अगर मैचों की बात करते हैं, या जो हमारी टीमें थी उनकी बात करते हैं, तो n में वहां पे 8 आ जाता है। तो यहाँ पर भी 8 व्यक्ति हैं भाई, तो n की जगह हम लिख देंगे 8, और ब्रैकेट शुरू हो जाएगा 8 - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया बस कर लो, इसको सॉल्व कर दो। तो 8, और 8 में से अगर एक गया अंदर तो कितना बचेगा, 7, 8 × 7 = 56/2। तो 56/2 अगर मैं करता हूँ तो ये कितनी बार जाता है, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 28 बार। यानी कि प्रत्येक, जब हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया 8 व्यक्तियों ने, तो कुल 28 बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन बनता कि 8 टीमें थी किसी टूर्नामेंट में, और प्रत्येक टीम ने एक टीम से मैच खेला, तो कुल कितने मैच हुए, तो इस कंडीशन में भी 28 मैच होंगे। ठीक है, यहीं पे मैं अगर बढ़ा दूं इसको 16 कर दूं, तो लगभग 16 में क्या हो जाएगा, आपका दुगना हो जाएगा, यानी कि 56 मैच हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकल जाएगा, जिसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n × n - 1/2। यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा, कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। और डायरेक्ट अगर हम देखते हैं भैया, देखिए 26 जनवरी से अगर 15 जनवरी में कितने दिन शेष रहेंगे, अगर अगर 26 जनवरी को हम काट देते हैं, तो जनवरी के टोटल 5 दिन शेष रहते हैं इसमें। ठीक है, बाकी उसके बाद देखिए फरवरी, देखिए 2015 है, तो 2015 4 × 5 = 20, यानी कि यहाँ पे आपका लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो फरवरी में भी 0 दिन शेष बचेंगे, 4 × 7 = 28, है ना, 29 की नहीं होगी ना फरवरी, तो 0 शेष बचेगा। हर महीने में हम 7 का भाग देंगे। ठीक है, मार्च में अगर हम 7 का भाग दें, तो मार्च में अगर 7 का भाग देते हैं, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका 31 मार्च होता है, तो 7 × 28, 3 शेष बचेगा। अप्रैल में भाग देंगे 30 में 7 का, तो 7 × 28 यानी कि 2 शेष बचेगा। और मई में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 31 दिन है। जून में 2 दिन बचेंगे, 30 दिन का होता है। जुलाई में 3 दिन बचेंगे, 31 दिन का होता है। अगस्त में 31 का होता है, तो 3 दिन शेष बचेंगे। सितंबर में केवल 2 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, और अक्टूबर के केवल 2 दिन होंगे आगे के। इन 2 दिनों को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इतने दिनों को अगर हम देखिए कुल जोड़ लेते हैं इन विषम दिनों को, तो 5 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 3 21, 2 23 और 2 25, 25 हमारे पास विषम दिन आ रहे हैं। ठीक है, 25 विषम दिनों की संख्या आ रही है 26 जनवरी 2015 से लेकर 2 अक्टूबर 2015 तक। अब इस हम 26 जो 25 विषम दिन आए हैं, फिर से इसको बट्टा 7 कर देंगे। तो 25 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाते हैं, 7 × 21, 3 बार पूर्णतया जाते हैं, और कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। अब इस 4 को जोड़ लो इस सोमवार में। ठीक है, ये लास्ट फाइनल हमारे 4 विषम आ गया। सोमवार से शुरू हमने क्वेश्चन शुरू किया है। तो अगर 26 जनवरी को सोमवार था, तो सोमवार प्लस 4 दिन। ठीक है, सोमवार प्लस 4। ठीक है, तो सोमवार के बाद +4 करेंगे तो मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। ठीक है, यानी कि शुक्रवार होगा 2 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, 26 जनवरी को अगर सोमवार था ना 2015 को, तो जनवरी में 5 दिन शेष रहे इसके आगे के। और इसके बाद के हम हमेशा क्या करेंगे, जो वीकेंड होता है हमारा, वीक होता है, टोटल 7 दिनों का होता है, हर महीने में 7 का भाग देंगे हम आगे के जितने मंथ हैं, और उसमें जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ लिया हमने, और उसी शेषफल में फिर से 7 का भाग देंगे, और जितना शेषफल बचेगा वो आगे काउंट कर लेंगे दिए गए दिन के, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। दी गई आकृति के किस विकल्प में सन्निहित है, तो दी गई आकृति जो है ये आपकी आकृति है। अब आपको बताना है इनमें से किस वाली आकृति में ये आकृति छुपी हुई है। ठीक है, कौन सी आकृति में छुपी हुई है बताइए। तो ध्यान से देखेंगे, जो ये आकृति आपको मिलेगी दोस्तों, ये आपकी आकृति यहाँ पे है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको ये आकृति मिलेगी। देखिए ये वाली अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ से आ रही है ये आकृति। ठीक है, ये आपकी आकृति है जो कि यहाँ पे विजिबल आपको हो रही होगी। तो ऑप्शन ए में ये आकृति होगी। ठीक है ना। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए में ही होगा ये।
ऑप्शन ए में ही रहेगी ये आकृति। नहीं, ध्यान से देखते हैं इसको एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी में होगी ये आकृति, ठीक है। देखिए अगर ध्यान पूर्वक देखते हैं ये आकृति का जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बन रही है ना आकृति, ये बनी, ये बनी, ये बनी, फिर एक लकीर आगे जा रही है, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी में ही बनेगा भाई, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। देखिए आप देख लीजिए, येलो में मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे छुपी हुई है, ऑप्शन डी सही होगा इसका, ठीक है। माफ कीजिएगा, गलती हो गई, ऑप्शन डी सही है, ए नहीं होगा इसका। अगला देखिए, कैलकुलेशन दी गई है आपको और कैलकुलेशन के आधार पे नंबर बताने हैं। तो 83 प्लस 87 इक्वल 80 और 77 प्लस 57 इक्वल 84, ठीक है। तो ऐसे ही 95 प्लस 47 इसमें क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखिए दोस्तों, इसमें कर क्या रहा है, देखिए 83 प्लस 87, 83 को क्या कर रहा है, 83 मतलब 8 गुणा 3 धन 87 में देखिए 8 7 है, तो 8 गुणा 7 कर दे रहा हूं, ठीक है। कितना हो गया, देखिए 8 या 24, 24 और 8 सत्ता 56, 24 और 56 कितना हो गया आपका, 80, ठीक है। अगली वाली कैलकुलेशन में देखिए 77 है, तो 7 गुणा 7 धन 57 है, 5 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 7 सता 49 और धन आपका 5 सता 35, 49 और 35 कितना होता है, 84। तो लास्ट वाले जो हमारे को दी गई है यहाँ पे नंबर, इनको भी ऐसे करेंगे, 95 है तो 95 को 9 गुणा 5 लिख देंगे हम धन, और 47 को 4 गुणा 7 लिख देंगे, तो 9 पंचे 45 की, ये हो गया 45 हो गया, और 9 4 सत्ता 28 हो गया। 45 में अगर हम 28 जोड़ें तो ये कितना हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 73, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 73 हो जाएगा। अगला देखिए, आपका एक नंबर सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज में आपको बताना है एक सीरीज जो है गलत है, इसमें से गलत नंबर को बताना है कौन सा गलत होगा, ठीक है। श्रृंखला में एक नंबर जो है नंबर सीरीज में गलत है, तो 121 से 143 कर रहा है ये, ठीक है। 121 इन कॉमा 143 कॉमा 165 कॉमा 186 एंड 209, ठीक है। इसमें एक गलत है, 121 से 143 जाते हैं तो कितना होता है, +22, 121 में 22 जोड़ेंगे तो 143 होगा, 143 में अगर +22 जोड़ें तो 165 होगा, सही जा रहा है। 165 में अगर +22 जोड़ें तो 187 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये वाला जो नंबर है ये गलत हो जा रहा है भाई। तो श्रृंखला में जो गलत नंबर है वो 186 है, यानी कि ऑप्शन है। और 187 में अगर +22 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 18 2 20, ठीक है, 209 सही हो रहा है, ठीक है। आगे को जा रही सीरीज, ये वाला नंबर 186 गलत हो जाएगा, जहां पे 187 होना चाहिए था। और हर सीरीज हर क्रम में क्या हो रहा है, +22 हो रहा है, ठीक है, +22 इसमें जोड़ा जा रहा है। तो ये था दोस्तों आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर 10, ठीक है। आशा करता हूँ आप अच्छे से क्वेश्चनों को यहाँ पे देख रहे होंगे, समझे होंगे। तो देखिए एडवांस क्वेश्चन नहीं है, काफी लोग बोलते हैं कि आपका जो तरीका है बहुत पारंपरिक तरीके से और बहुत लेट समझाते हैं, तो ये केवल मैं पूर्व वीडियो में भी बता चुका हूँ। उत्तराखंड के ऐसे बच्चों के लिए क्लास दी है मैंने, शुरू किया है, जिनका रीजनिंग में बिल्कुल हाथ तक है, जीरो है जिनकी रीजनिंग, उनके लिए समझने के लिए आसानी होती है, इसलिए बेसिक से लेकर ऊपर तक जाता हूँ मैं। एडवांस ट्रिक्स का यूज इसमें मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बाकी ये टेस्ट सीरीज काम तो आएगी, आपके ग्रुप सीख में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, टिल देन आप अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।